गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। हम एक टॉपिक इम्पोर्टेंट शुरू किया था परसों और कल हमने बातचीत की थी। आज मेरे गले में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था 1885 से लेकर 1905 तक कैसे उदारवादियों ने बहुत मेहनत की, एक बैकग्राउंड तैयार किया ताकि कुछ लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो समझदार बन जाएं, वो चीज़ों को समझने लगें और एकदम ना लड़े अंग्रेज़ों से। लेकिन एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि भाई कल को अपने हकों की बात पढ़े लिखे लोग, जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनका शोषण किया जा रहा है, उन तक ये बात कम से कम आइडियाज़ के माध्यम से पहुंचा दें। जब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इंडियंस को सरेआम सबके सामने फांसी पर लटकाया। इस फांसी पर लटकाने से क्या हुआ? लोगों के मन में एक डर, एक भय, एक आतंक बैठ गया कि अगर हमने इन अंग्रेजों का विरोध किया तो हमारा भी लक्ष्य, जो हमारा हश्र है, वो यही होगा। भाई लक्ष्य तो आज़ादी थी, लेकिन हश्र फिर ये होगा। उस लक्ष्य ने लुभाया, लोगों को इंटरेस्ट जगाया, लेकिन वो हश्र देखे कि ऐसी मौत हमें नहीं चाहिए। सरेआम फांसी आप इमेजिन करो, किसी इंसान को जब आज की डेट में फांसी दी जाती है तो कभी सरेआम नहीं दी जाती। लिमिटेड से लोग होते हैं और उसको काला कपड़ा पहना देते हैं ताकि जब वो गला एकदम ऐसे, खुद सोचो कोई ऐसे विंड पाइप चोक करेगा तो आदमी की आंखें बाहर निकलेंगी, जीभ बाहर आ जाएगी। तो वो सब चीजें सामने दिखा के सिर्फ और सिर्फ डर पैदा करना, यही तो 57 की क्रांति के बाद का टारगेट था। 1858 में महारानी ब्रिटेन ने जब भारत पे राज किया तो हमने पढ़ा था कैसे उन्होंने आईपीसी की धाराएं अंग्रेजों ने बनाई, फिर उसके लिए कोर्ट्स बनाए। हम इंडियंस को फील हुआ कि हमारे हक की बात हम एक एक करके करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए हमने संगठन बनाए। बाद में एक बड़ा संगठन बना आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने, दादा पितामह। अंग्रेजों ने अपने जो अंग्रेजों का हाउस ऑफ कॉमन्स था वहां तक बैठाया। पहला इंडियन जिसने ये सोचा कि इंडियंस की पर कैपिटा इनकम कितनी निकलती है, और 1867 में इंडियंस की पर कैपिटा इनकम 20 रुपए प्रति व्यक्ति निकली थी। ये सब चीजें मैंने कल डिस्कस की। 1885 के बाद अंग्रेजों के देखते, अंग्रेजों ने ही इनफैक्ट थोड़ा सा मोटिवेट किया, एओ ह्यूम मैंने बताया होगा, और हमारे 72 लोग भारत के कोने कोने से आकर मुंबई के गोकुलदास देशपाल संस्कृत महाविद्यालय में इकट्ठे हुए। इन 72 में से डब्ल्यू सी बनर्जी सर, जो एक्सपीरियंस थे, समझदार थे, उन्हें अध्यक्ष बना लिया, और जो बाकी लोग थे उन्हें काम करने का तरीका सीखा। अगले साल, एक साल के अंदर अंदर ढेरों लोग भारत से इन लोगों ने कार्यकर्ता। हाँ बेटा, आज मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है। भाई मेरा बेटा भी कह रहा था कि आपकी आवाज बदल गई है। एक्चुअली आजकल हम लोगों की क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सुबह पहले सेंटर में क्लासेस होती हैं, फिर 1:30 बजे के बाद जैसी क्लासेस छूटती हैं हम स्कूल की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ 3 बजे तक क्लासेस हैं। उसके बाद वहाँ से मीटिंग्स होती हैं टीचर्स की, स्टाफ की। वहाँ से आते आते 5:30 बज जाते हैं। फिर वो 5:30 बजे आके सुबह से, क्योंकि पढ़ा रहे होते हैं लगातार, थोड़ा नहा धो के खाना वाना खाते हैं, उतने फिर दिखता है कि शाम की क्लास की तैयारी। तो इसलिए थोड़ा गला जो है ना वो आराम मांग रहा है। चलो कोई नहीं, चलो पढ़ते हैं आगे। तो आज हम उन चीज़ों को ना कोशिश करते हैं किताब की ज़बान में, क्योंकि एग्जाम में जो बातें आएंगी वो किताबी भाषा में क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आज की पीढ़ी को भी एक्सप्लॉइट करते रहें पॉलिटिशियंस, और हमें पता ही ना चले कि हम क्या गलती कर गए। उस टाइम पर पॉलिटिशियंस एज सच नहीं थे, लेकिन समाज सेवी थे। आज के समाज सेवी भी दिखावटी हो गए, और मैक्सिमम लोग आज के टाइम में समाज सेवा करके भी पॉलिटिक्स का ही रास्ता बनाना चाहते हैं। जैसे पॉलिटिक्स गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिटिक्स में ना आए, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, पॉलिटिक्स देश को शेप दे सकता है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिशियंस की कैटेगरी में जाने के लिए आपको गंदगी में पहले उतरना पड़ेगा। जैसे साफ सुथरे अच्छे ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में रच बस नहीं पाएंगे, बहुत ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक बैग की डिमांड करता है, पैसे की डिमांड करता है। और चलो पैसा कोई लगा भी दे, लेकिन कोई पार्टी अगर पैसा लगाती है किसी आदमी पर, तो फिर वो आदमी उस पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर क्लैश होगा तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे काबिल लोग इंडिया में, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान हो सकता था पॉलिटिक्स में,
आप लोगों के फ्यूचर को शेप देने में वो पॉलिटिक्स से जुड़ ही नहीं पाए या शायद जुड़ना ही नहीं चाहते। बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा गेम है, यहाँ ना बेटा बाप का सगा और ना बेटी माँ की सगी। लोग कुर्सी के लालच में कुछ से कुछ कर देते हैं। भाई बहन माँ बाप पति पत्नियां कोई सगा नहीं है जब पॉलिटिक्स में उतरते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स से थोड़ा सा पढ़े लिखे और समझदार लोग बचते हैं। जबकि आप विदेशों में अगर देखें तो पढ़े लिखे काबिल लोग पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाते हैं और वो इसको एक करियर के रूप में देखते हैं। हमारे इंडिया में ये करियर नहीं है, ये तो जिसके बाप और माँ पॉलिटिक्स में अच्छे थे या कोई अपने आप चालाक है तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छे लिंक्स बना के पॉलिटिकल पार्टी उसका इस्तेमाल करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से राजनीति हमारे यहाँ बहुत खराब है। लेकिन उस टाइम की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया। पहला चरण उदारवादी बुजुर्ग लोग, 1885 से 1995 लिख दिया, ये 1905 है, थोड़ा ठीक कर लेना इसको, 1905। दूसरा चरण उग्रवादी। ये उग्रवादी इसलिए लिखते हैं क्योंकि किताबों की भाषा है। वैसे उग्रवाद नेगेटिव वर्ड है, टेररिस्ट होते हैं उग्रवादी, ये उग्रवादी नहीं है, ये आंदोलनकारी हैं। कौन? जो थोड़ा क्रांति की बातें करते हैं। तो ये सेकंड स्टेज के, मैंने कल आपको लाल पाल पाल 3 नाम बताए थे और बताया था कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तिलक बम्बई महाराष्ट्र यूपी की बेल्ट में, बिपिन चंद्र पाल बिहार बंगाल उड़ीसा की बेल्ट में और लाला लाजपत राय जी पंजाब हरियाणा लाहौर की बेल्ट में। यानी इंडिया के बड़े हिस्सों में इन 3 लोगों का इन्फ्लुएंस था। जैसे आज इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ऐसे उस जमाने के इन्फ्लुएंसर समझ लो। ये बस फर्क इतना है कि आजकल कोई भी वाहियात कुछ भी करके मिलियंस में सब्सक्राइबर बन गया इन्फ्लुएंसर। ये बेटा पढ़े लिखे काबिल लोग थे, किताबें पढ़ते थे, दुनिया का इतिहास पढ़ते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए सामने जाना पड़ता था, बोलना पड़ता था, दिन दिन भर रैलियां करते। उस टाइम पे माइक्स नहीं होते थे, खड़े होके 20 लोगों को बोलना, चिल्लाना, गला खराब, बहुत सारी बातें होती थी। तो इनका प्रभाव उतना नहीं बन पाया जितना आज की पीढ़ी जमा पा रही है। जैसे आज आप देखिए, कोई भी छोटी सी कोई भी एक अपनी रील बनाता है, वो वाहियात हो चाहे, वो वायरल हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं वो पॉडकास्ट में जा रहा है, वो जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स उसको बुला रहे हैं। मतलब ऐसा फील होता है कि आज के टाइम में मेंटल लेवल कोई चेक नहीं करता, बस आपके पीछे कितना आपने लोगों को जोड़ लिया, शायद वो ज्यादा मैटर करने लगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले इंसान की कीमत उसकी बुद्धि, उसके चरित्र, उसकी भाषा, कि वो कैसा है बातचीत करने में, वो चारित्रिक तौर पर कैसा है, इनसे जज की जाती थी। ठीक है। तो सेकंड चरण जो था, ये क्रांतिकारी लड़के थे। ये देखो यहाँ ठीक लिखा है 1905 से 19। और तीसरा चरण गांधी युग, जब महात्मा गांधी अकेले, एक ऐसे आदमी जिसके नाम पे युग चला। मैंने अभी ये नहीं पढ़ाया था, मैंने इन दोनों का आइडिया दिया था। पहले 20 साल तो हमारे उदारवादी अपनी जो फील करते एप्लीकेशन लिख के अंग्रेजों के टेबल पे रखाते, वायसराय वायसराय पढ़ता, हंसता, फोल्ड करता, कूड़े की बाल्टी में फेंक देता। 20 साल जो चाहा वैसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी भक्ति करते रहे, एक तरह से श्रद्धा रखी कि कोई बात नहीं, अंग्रेज आज नहीं तो कल सुनेंगे, अंग्रेज जरूर हमारी बात सुनेंगे। अगर ध्यान से देखे तो वो कर भी क्या सकते थे बेटा। उस टाइम पे वो क्रांति की बात करते तो एक भी आदमी ना आता, क्योंकि क्रांति 57 की डर आतंक भय पहले से बिठा के गई थी। तो इन लोगों ने बैकग्राउंड तैयार किया कि चलो छोड़ो क्रांति, पहले बेसिक चीजें तो सीख लो। मैं याद है धार्मिक आंदोलन में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को क्या कहा कि छोड़ो ये आजादी वादी छोड़ो, अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनो, हाथ जोड़ के रहो, और जो पढ़ने का मौका मिले पढ़ लो, पढ़ लिख के कम से कम अक्ल आ जाएगी, अगली पीढ़ियों को सिखा देना। अब तुम अनपढ़ रहोगे, अंग्रेजों से लड़ोगे, तुम्हें कुचल देंगे, मार देंगे, तुम क्या हासिल करोगे। यानी जैसा समय हो उसके हिसाब से आदमी को निर्णय लेना चाहिए। अगर 1885 में ही ये बुजुर्ग लोग कह देते कि चलो सब तैयार हो जाओ, अपने घरों से हथियार उठा लो, अंग्रेजों को मारेंगे, तो बेटा मारे जाते। कौन सी कांग्रेस, कहाँ की कांग्रेस बन ही ना पाती। कांग्रेस ने एक एक छत्र छाया के रूप में हाथ रखा हमारे इन लोगों के ऊपर कि इनको कोई नहीं मारेगा। अंग्रेज इनकी बात ना मानते हो, 1000 बार ना मानते हो, लेकिन मारते तो नहीं थे। अंग्रेज जा जाके जो ये कहते थे पढ़ते तो थे, कम से कम अपने मन की बात को अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम तो किया। अब क्या हुआ देखे, तीसरा चरण गांधी, इसको भी पढ़ाया नहीं है, पहले और दूसरे का इंट्रोडक्शन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण, पहला मतलब वो बुजुर्गों वाला, मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस शब्द किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। क्या इससे पहले कुछ नहीं था? INU था, इंडियन नेशनल यूनियन। दादा ने कहा इसका नाम कर दो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस अचानक से नहीं बनी, कांग्रेस से पहले बहुत सारे संगठन थे।
एक रूप था कांग्रेस, मिला जुला, अस्पष्ट लक्ष्य। प्रॉब्लम क्या थी, हम इंडियंस ना चीजों को बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं कि ठीक है कांग्रेस बनानी है, क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, क्या करना है, तो वे क्लियर नहीं था, ठीक है बना लेते हैं। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, इसके हेड कौन थे, शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी। ये तीन वर्ड आपको दिखाते हैं कि इसमें आम आदमी नहीं था, क्योंकि उस जमाने तक आम आदमी शिक्षित ही नहीं था। 1885 में आपके मेरे घर में जो भी रहा होगा, ये सोचो क्या वो पढ़ा लिखा होगा। हमारे घरों में, मेरे घर में मेरे दादा बिल्कुल अंगूठा छाप थे। मेरे फादर पढ़े थे, मेरे फादर पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने अपने टाइम पे ग्रेजुएशन की। लेकिन अगर आप देखो तो आपके परदादा के टाइम पे आपके परिवारों में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। आपके दादा हो सकता है पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके परदादा, जिनकी उम्र आज 20 है, उनके दादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र आज 40 है, कोई अगर सुन रहा है मुझे, तो 40 साल वाले जो इंसान होंगे, उनके परदादा किसी हाल में नहीं पढ़े होंगे नॉर्मल परिवार में। तो देखो क्या लिखा है कि शिक्षित थे, शिक्षित के बाद मध्यम वर्गीय थे, मिडिल क्लास। आज मिडिल क्लास जो है ना बेटा, और तब का मिडिल क्लास अलग था। तब मिडिल क्लास का मतलब आज की तरह गाड़ी वाड़ी और ये सब नहीं था। तब था कि जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, मध्यम वर्गीय और बुद्धिजीवी, जो बुद्धि के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बुद्धि का खाते हैं। तो शिक्षित थे, मध्यम वर्गीय। एक और बात बता दूं बेटा, बहुत ज्यादा जो गरीब आदमी होता है ना, वो देश, समाज, विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब नहीं सोच पाता। अगर आप और मैं होते, हम भी ना सोच पाते। ऐसा नहीं कि हम सोच सकते हैं। जब आदमी के पेट में रोटी नहीं है ना, तो ये डेवलपमेंट की बातें, चरित्र की बातें, शोषण की बातें सब एक तरफ है। उसकी सबसे पहली जरूरत है रोटी, पेट भरना। भूख से तड़पते व्याकुल आदमी को आप खड़े होकर भाषण देने लगो कि हमें जो है सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ कहते रहे। वो किसी का मर्डर करके भी खाना खा सकता है, कारण उसकी भूख उस हद तक उसने फील की है। अब जैसे मैं और आप ब्लेस्ड हैं कि हम फील ही नहीं कर सकते कि वो भूख कैसी लगती होगी, कि आदमी अपने बच्चों का मर्डर कर देता है, कि आदमी अपनी पत्नी को बेच देता है। बहुत सारी इस तरह की बातें ना, आपको और मुझे लगता है ऐसा कैसे होगा। ऐसा होता है बेटा। इंसान की बेसिक नीड में पहले चार चीजें आती हैं, भूख, प्यास, नींद, यौन। वो इन कामों के लिए किसी भी रिश्ते को दाव पे लगा सकता है। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना हम, ये देखो, ये जो लोग थे, पढ़े लिखे थे, मध्यम वर्गीय थे, गरीब नहीं थे ये, बुद्धिजीवी थे। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और मिडिल क्लास, जिनके पेट में रोटी थी, जो भूखे मरते नहीं थे। ये देश की आजादी, तुमने कभी ध्यान दिया होगा, ज्यादातर प्लानिंग्स और ये सब चीजें वो करते थे जिनका बैकग्राउंड भी ठीक था। जैसे गांधी, भाई हम ये करेंगे ये करेंगे। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब बेटा अच्छे भरे पूरे घरों के लड़के थे। इनमें से कोई भी इतना गरीब नहीं था कि जिसने भूखमरी देखी हो, जिसने ये देखा हो कि बदहाली, जिसके तन पे कपड़ा ना हो, पेट में रोटी ना हो। इन सब का बैकग्राउंड गूगल करना, ये सब रिच परिवारों के थे। क्योंकि दिमाग तब चलता है जब पेट भरा हो। जिसका पेट नहीं भरा होगा उसका दिमाग नहीं चलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जात पात के हैं, आप किस धर्म के हैं। बात यह है कि अगर आप पैसे वाले हैं, मध्यम वर्गीय हैं, तो आपका दिमाग चलेगा, आपके आइडियाज आएंगे। ठीक है। कर रहा था जो पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। पश्चिम में उदारवाद था, सबको बराबर समझते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय में शिक्षा का योगदान, जैसे किसी भी पीढ़ी को आप अगर चाहते हैं कि जागृत करें, तो सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई कराने वाले लोग जो पढ़ाते हो, वो टाइम टू टाइम बच्चों में ये भावनाएं भरें। ये देश प्रेम, समाज में एक्टिव रहना, अच्छे काम करना, चरित्र की बातें करना, ये बेटा किसी अलग से इसका कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं होती। ये पढ़ाई कराने वाला टीचर अननोइंगली सिखा देता है। अब सोचो एक टीचर है जो सुबह उठ के ना कंघी करता, ना नहाता, ना ब्रश करता, रोज गंदगी, ऐसी गंदे संदे कपड़े पहन के क्लास में चला जाता है, किसी सरकारी स्कूल में, पिछड़े हुए गांव में। उसको कोई जरूरत नहीं साफ सुथरा रहने की, अच्छे बाल बनाने की, अच्छे कपड़े पहनने की। और रोज जाके अपना बैठ जाता है और टेबल पे अपने पैर फैला लेता है, ऊपर चेयर पे बैठ के टेबल पे पैर, और हाँ बच्चों चलो अब अटेंडेंस होगी। वहां बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। जैसे अपना बचपन याद करो, हम टीचर्स को कितना एडमायर करते थे। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, आपके टीचर्स अच्छे थे, हमें बहुत अच्छा लगता था कि हमारे सर मैम कैसे एकदम से अच्छे बन के आते हैं, सुबह उठते ही एकदम से स्माइलिंग फेस के साथ ग्रीट करते हैं, अटेंडेंस बहुत ढंग से लेते हैं। कोई बच्चा कल नहीं आया तो पूछते हैं कि कल क्यों नहीं आए थे, क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है। फिर काम देंगे, काम घूमते रहेंगे, कोई बच्चा गलती कर रहा है तुरंत से टोकेंगे, रोकेंगे, समझाएंगे, एक कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे ताकि वो समझ में आ जाए। तो हमें वो टीचर अच्छे लगते थे। अब सोचो गांव में वो जो आदमी जो चेयर पे बैठ के पैर ऊपर करके रख के बैठा है और सामने पान भी खा रहा है साथ में, तो सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको रोल मॉडल कैसा मिला।
ज़िंदगी भर वो कैसे अच्छे बन जाएँगे, आप इमेजिन करके देखो। एक टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आप देखना जब-जब समाज बदला है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले समाज सेवियों ने नहीं किया, टीचर्स ने किया है। क्योंकि टीचर्स बुद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। एक समाज सेवी समाज में कहीं-कहीं बैठेगा, लेकिन वो बच्चों के स्कूल में थोड़ी ना जाएगा, बच्चे के स्कूल में प्रभावित करेगा टीचर। इसीलिए ना इंडिया में जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है पढ़ाई, स्कूली लेवल से ही। अब मैं क्योंकि जुड़ गई हूँ तो मैं देखती हूँ, स्कूली स्तर पे ना टीचर्स इस काम को, जैसे एक होता है कि भैया कुछ भी नहीं मिला, चलो टीचर बन जाते हैं। 90% लोगों का ये हाल है इंडिया में कि कुछ नहीं मिला ना, पैसे कमाने का क्या साधन करें? डबल एमए कर ली, एमएससी कर ली, किसी ने एमकॉम कर लिया, मैं क्या करूँ? एमबीए कर ली। तो फिर वो सोचते हैं कि यार टीचिंग की तरफ मुड़ जाते हैं, एक बीएड और कर लेते हैं। बीएड के बाद आप टीचर बन सकते हैं। कहीं से भी पैसे दे लेके बीएड कर ली, फॉर्मेलिटी की और चले गए जी पढ़ाने। पढ़ा रहे हैं वो, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता कि पहले क्लास कैसे मैनेज करनी है। जब मैं पढ़ाऊँ तो बच्चे मुझसे कुछ सीख पाएँ। ये बच्चे कल को जैसा मैं हूँ, मुझसे बेहतर बन पाएँ। कम से कम इनके सामने मैं एक रोल मॉडल बनूँ। ये किसी को मतलब ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। आज के टाइम में जो पीढ़ियाँ खराब हुई हैं ना बेटा, 100% इसका कारण हमारे टीचर्स की लापरवाही कह लो, या कानून ऐसे बना दिए कि टीचर्स कुछ कर ही नहीं पाते। जब से ये बंद हो गया ना कि क्लास में बच्चों को पीटना नहीं है, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। क्या कोई ऐसा परिवार है जहाँ माँ ने, बाप ने अपने बच्चे को कभी भी टच ना किया हो, कभी भी थप्पड़ ना मारा हो? ऐसा कोई परिवार मिलेगा ही नहीं। बच्चा जब पैदा होता है, तो उसके लिए सब कुछ नया है, अनजान है। वो हर काम में गलती करेगा। अभी परसों मेरे बेटे ने क्या किया, हमारे घर में पेंट चल रहा है, पेंट का काम। तो उन्होंने टीवी वीवी हटा के रखा हुआ था, एलसीडी जो भारी भरकम सी स्क्रीन होती है। अब मेरा बेटा 11 साल का, 12वें साल में, बिना मुझसे पूछे, मुझे भनक भी नहीं, उठा के स्क्रीन को, उसको पूरे को, भारी भरकम को, और दूसरे रूम में बेड पे, जहाँ की गद्दा भी हटाया हुआ था, सिर्फ उस पे वो था, एक चादर डाल रखी थी क्योंकि पेंट का काम चल रहा था, तो उसके ऊपर रखाया, आधा नीचे आधा ऊपर। बाय चांस नहीं गिरा, नहीं तो वो गिरते ही टूट जाता। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे में बच्चे को क्या किया जाए? मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने उसको डांटा, बहुत अच्छी तरह डांटा, और ये कहा कि बेटा इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान, पहली चीज तो उठाना ही नहीं चाहिए था बिना पूछे, और उठाया तो कम से कम मम्मा मम्मा को बताते ना कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ताकि मैं आपको बताती कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो अब आप देखो, वो अगर वो टूट जाता, ये एक एग्जाम्पल है, तो उस बच्चे को अब, अगर हम सोचें कि पैम्परिंग करते रहेंगे, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे बच्चे को समझाने के लिए आपको डांटना भी पड़ेगा। जब अपने खुद के बच्चे को माँ बाप पीट सकते हैं, डांट सकते हैं, सही रास्ते पे ले जाने के लिए, गलत नियत तो नहीं रखते ना। तो जब स्कूल में टीचर पहले थप्पड़ जड़ देता था, एक आधा थप्पड़ तेज मार देता था, या बच्चे को जो है मुर्गा बना देता था, हाथ ऊपर करवा के कभी बाहर निकाल देता था, तो इन सबको लोगों ने जो है ईगो पे ले लिया कि बच्चा जो है हर्ट फील हो गया। अरे भैया, उस बच्चे को घर में भी पिटाई थोड़ी बहुत पड़ती है, अगर स्कूल में टीचर ने उसकी भलाई के लिए आधा चांटा मार दिया, तो कौन सी बिजली गिर गई इस बात में? मेरी बेटी जब 9th में गई थी मैथ्स पढ़ने, विज सर हैं, काफी एक्सपीरियंस, 70 साल के थे। मैं जाके खुद उनको बोल के आई थी, परिमल सर और मैं गए कि सर हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, आपकी बेटी है, जहां दिखे ये गड़बड़ कर रही है, आप बिल्कुल फ्री हैं, हमसे पहला हक आपका है, आप तुरंत चांटा रख सकते हैं। खैर टचवुड, उन्होंने कभी इसकी जरूरत नहीं समझी, 2 साल वो उनके पास पढ़ी। लेकिन मुझे ये लगता है, बीइंग अ पेरेंट, वहां मैं माँ, मैं उस बच्ची की माँ हूँ, मैं उसकी टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके टीचर को जाके स्पेशली कहा कि सर ये आपकी बेटी है, हमने आपके भरोसे छोड़ दी। जहां आपको लगे ना सीरियसनेस नहीं है, भाई एग्जाम बोर्ड के भी आएंगे, आप तुरंत से बिना सोचे समझे इसकी पिटाई कर सकते हैं। कभी पड़ी नहीं जरूरत, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी ना कि हम हक दे। तो जब से ये टीचर्स ने अपने हक जो है ना टीचर्स के छीन लिए गए, पेरेंट्स सिर पे चढ़ने लग गए, तब से आप देखो जो पीढ़ी आज 18-20 साल की है, इसमें से ज्यादातर बच्चे डिस्ट्रैक्टेड माइंड वाले हैं, और टीचर्स भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें भी लगता है हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी का बिगड़ेगा बिगड़ेगा, हमें तो नौकरी करनी है। कुछ कह देंगे तो इसी के पिताजी कल सुबह उठ के आ जाएंगे और हमारी नौकरी पे बला टल हो जाएगी, कहीं आके गिर जाएगी कि नौकरी जाएगी। वैसे ये सब चीजें ना समझने की हैं। और अब की जो पीढ़ी हमारे सामने सामने बिगड़ गई, कितनी बिगड़ गई पीढ़ियां, आने वाला टाइम और खराब होगा, क्योंकि अभी भी लोगों में ये जागरूकता नहीं है कि टीचर अगर आपके बच्चे को एक चांटा मार भी रहा है, तो आपके बच्चे के साथ कोई प्लॉट साझा नहीं करने वाला, उसका कुछ भी नहीं है आपके बच्चे के साथ। 12वीं के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा, क्या कमाएगा, कितना कमाएगा, घर बनाएगा, गाड़ी लेगा, अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा, या सुसाइड करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी थी कि जब तक इसकी पर्सनैलिटी 12वीं क्लास तक बने, तब तक मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि जैसा हम डिलीवर करते हैं, ईश्वर तो देख रहा है ना अपना कर्म। टीचर का कर्म क्या है?
है पढ़ाना। तो देखो जब ये लोग थे ना, ये पुराने लोग, ये समाज को बदलने के लिए टीचर के रूप में अपने आप को फिट करते थे। लाला लाजपत राय नेशनल कॉलेज में पढ़ाते थे। मैक्सिमम लोग जिन्होंने समाज को बदलने की बात की ना, उन्होंने पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को जाना। भगत सिंह 23 साल के थे उस टाइम, तो वो तो क्या ही पढ़ाते, खुद स्टूडेंट थे। लेकिन 23 साल के उस लड़के ने क्या कहा कि बच्चों को किताबों से जोड़ो, युवाओं को इतिहास और समाज के विकास और ये सब बताओ, इनको जरूर पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तब इनकी बुद्धि विकसित होगी। उस 23 साल के लड़के को ये फील होता था कि जब तक दुनिया पढ़ेगी नहीं, इंडियंस पढ़ेंगे नहीं, इनकी समझ का विकास नहीं होगा। तो हर समझदार आदमी ने ना पढ़ाई की तरफ फोकस किया। ये पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होती है, ये पढ़ाई इसलिए भी होती है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। ये सब चीजें हमें अच्छा इंसान बनाती हैं, इसलिए पढ़ी जाती हैं। देखो अब आगे क्या हुआ। आगे कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये यहाँ से भारतीय राष्ट्रीयता होना चाहिए था। ये थोड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में शिक्षा का योगदान। यानी क्या पढ़ाई लिखाई ने अपने देश से प्यार करना सिखाया? बिल्कुल सिखाया। ये भगत सिंह जैसे लड़के पढ़ाई ने ही तैयार किए थे। ये जो बना था ना HRA HSRA, सुभाष चंद्र बोस, ये सब पढ़ लिख के ही ज्यादा प्यार करने लग गए थे अपने देश को। देखें जरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, तो बहुत पहले आई थी। इसलिए इसने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया। एक प्राइवेट कंपनी थी, आई, व्यापार किया, मुनाफा कमाया, और व्यापार किया और मुनाफा कमाया, और व्यापार किया। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगी ना, तो इस कंपनी के आदमियों को, जिस देश से आई थी ब्रिटेन, वहां उनको इसमें संसद में, जैसे कुछ लोग थे, उनसे बहस की गई और कहा गया, भाई तुम रोज अमीर बन रहे हो, तुम रोज नोट छाप रहे हो, पैसा छाप रहे हो इंडिया से, कुछ कर भी रहे हो उनके लिए। एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जहां से कमाओ वहां लौटाओ, अगर समझे कोई तो इस कंपनी ने कहा कि हाँ हम करेंगे उनके लिए, हम इनको पढ़ाएंगे। मैंने कहा ना पढ़ाई से बेहतर कुछ नहीं है, तब भी आज भी। तो कहा ठीक है पढ़ा दो। 1813 में ये चार्टर एक्ट लाए वहां ब्रिटेन की संसद में, लिखित में, एक तरह का कानून, अधिनियम, एक्ट। और इन्होंने कहा हम मतलब अंग्रेज, इंडियंस की शिक्षा पे हर साल 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, हर साल 1 लाख रुपया। 1813 में इन्होंने ये बात कही। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 बीत गए, 20, 22, 25, 28, 30 बीत गए, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 1833 आया, 20 साल बाद चार्टर एक्ट आता था। 1833 में फिर से चार्टर आया, हाँ भाई कितने लोग पढ़ा दिए? तो बोले हम पढ़ा तो देते, लेकिन हमें 3 बात पता नहीं चली। क्या नहीं पता चली? किसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। किसे पढ़ाएं मतलब इंडियंस तो करोड़ों हैं, क्या सबको तो पढ़ा नहीं सकते, 1 लाख में सब कैसे पढ़ेंगे? दूसरा, क्या पढ़ाएं? हम अंग्रेज मैथ साइंस पढ़ने वाले, ये इंडियंस संस्कृत महाभारत रामायण पढ़ने वाले, तो कैसे मैच होगा, हम कैसे पढ़ाएं इनको? तीसरा, कंटेंट, पहली बात क्या हुई, किसे पढ़ाएं, पॉपुलेशन। क्या पढ़ाएं, कंटेंट कैसे पढ़ाएं, क्योंकि अंग्रेज तो पढ़ते थे अंग्रेजी में, हमें अंग्रेजी का क ख नहीं आता, हम तो अपनी हिंदी संस्कृत ये पढ़ने वाले। तो कहा मीडियम क्या रखें इन इंडियंस को पढ़ाने का। यानी उन्होंने बहाना मारा, 20 लाख रुपए खा गए भाई। ये कहा था ना 1 लाख रुपए 1 साल के, 1813, 1833 तक 1 भी लाख रुपया खर्च नहीं किया, और कायदे से 20 लाख कार गए, खा गए उन पैसों को। 1833 में बोले ठीक है, हमें ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप बता दो अपने देश में, हम काम कर देंगे। तो वहां से एक पढ़ा लिखा आदमी आया बेटा, जिसका नाम था मैकॉले। इंग्लिश एजुकेशन का जनक है वो इंडिया में, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आज जो तुम पढ़ते हो ना अंग्रेजी, इसका जनक है लॉर्ड मैकॉले। अंग्रेजों की संसद में बैठता था, संसद ने भेजा लॉर्ड मैकॉले को कि जाइए आप डिसाइड कीजिए क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। क्या का मतलब कंटेंट। तो यहाँ आए वो, उन्होंने कहा भाई हम पैसा खर्च करके इनको संस्कृत क्यों पढ़ाएं, इनको क्यों इनकी ये हिंदी विंदी पढ़ाएं, हमें क्या फायदा होगा? इनको पढ़ाना हो तो अपना मैथ साइंस पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा क्यों मैथ साइंस क्यों पढ़ाएं? बोले इनका दिमाग खुल जाएगा, ये संस्कृत के रट रट के श्लोक हमें क्या फायदा, इनको इतना मैथ सिखा दो ताकि हमारा काम आसान कर दे, इनका दिमाग थोड़ा खुल जाए, इतनी ही इनको इंग्लिश सिखा दो, कम्युनिकेशन में हेल्प हो जाए। तो अंग्रेजों ने अपना लॉन्ग रन का फायदा देखा कि एक तो हमें इन जाहिलों से बात करना आसान हो जाएगा अगर इनको इंग्लिश आती होगी उनके नजरिए से, और दूसरा मैथ सिखाएंगे तो बुद्धि से थोड़े से तेज बन जाएंगे, क्योंकि मैथ से दिमाग खोलता है, रीजनिंग को डेवलप करता है। तो कहा ठीक है, कंटेंट समझ में आ गया, मैथ साइंस पढ़ाएंगे। किसे पढ़ाएंगे? तो बोले इतने करोड़ लोग तो नहीं पढ़ सकते, एक काम करते हैं अमीरों को पढ़ा देते हैं। अमीर लिमिटेड भी हैं, गरीब तो अनलिमिटेड हैं। अमीरों को पढ़ाने का डिसाइड हुआ। कहा कि अमीरों से गरीबों तक, तो बोले अपने आप ज्ञान छन के चला जाएगा। निस्पंदन का सिद्धांत, छलनी, छलनी में से चाय नीचे चली जाती है ना, इन्होंने कहा ज्ञान भी ऐसे चला जाएगा। ऐसा कैसे? अमीरों को पढ़ाएंगे
अमीर घर जाएगा, अपनी पत्नी से बातचीत करेगा, पत्नी से बातचीत में कभी वो कहेगा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अंग्रेज के बीच में रहता है, आदत पड़ गई। पत्नी दो चार बार में समझने लगी कि पानी मांग रहे हैं ये। फिर पत्नी नौकर को कन्वे कर देगी कि जब भी साहब जी कहें वाटर तो ये ले जाना। उस टाइम पे तो वाटर बोलते होंगे, वाटर, तो ये ले जाना। धीरे धीरे नौकर की समझ में आ गया कि दिस इज कॉल्ड वाटर। अब वो अंग्रेज नौकर अपने घर गया, एक आधा शब्द छन छन के, भाषा बेटा ऐसी ही होती है। आज तुम लोग जो ये भाषा यूज करते हो ना, तुम्हारी दादी के टाइम पे ये भाषा नहीं थी। अपनी दादी के साथ बैठ के देखना, वो टिपिकल अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलती होंगी, या परदादी के साथ बैठ के देखना। तो वहां से यहाँ तक तुम्हारी भाषा कैसे बदल गई, जबकि जीन्स तो तुम्हारे वही है, तुम उसी घर में रहते थे। कारण एनवायरमेंट बदला। तो ये जो चीजें थी ना, ये धीरे धीरे धीरे, भाषा तो खासकर वातावरण से प्रभावित होती है। तो ये सब चीजें अब देखो क्या कैसे निकली आगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। इसने शासन के प्रारंभिक दिनों में शिक्षा के प्रसार की ओर प्रयास नहीं किया, परंतु कुछ उदार, कुछ अच्छे अंग्रेज, ईसाई, ईसाई जानते हो ना, क्रिश्चियनिटी वाले मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने, जिनमें जोश था, इस दिशा में प्रयास किया। यानी कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे इंडियन, जिनमें उत्साह था, जिनमें राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे, प्रेस की आजादी की बात करते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग थे, विधवाओं के आश्रम की बात करते थे, या ब्रह्म समाज वाले राजा राम मोहन रॉय। तो इस तरह के कुछ इंडियंस प्लस कुछ अंग्रेज मिलके काम किया। 1784 में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेटा, 1784 में हेस्टिंग्स अंग्रेज के सहयोगी सर विलियम जोन्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम। हेस्टिंग्स आपका हेड है, वायसराय है। ये आदमी बाहर से है, पढ़ा लिखा। तो सर विलियम जोन्स, ये इसके फ्रेंड मान लो, हेस्टिंग्स के ये मेन आदमी है, ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई है, क्या नाम है इस आदमी का, विलियम जोन्स ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन, सन भी, विलियम जोन्स भी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। हम बेटा, रियलिटी ये है कि हम बहुत ज्यादा अच्छे देश में हम लकी हैं कि जन्मे, पर दुख भरी बात यह है कि इंडियंस अपने कल्चर पे प्राउड नहीं करते। कारण 200 साल गुलाम रह गए ना, उस गुलामी ने हमें सिखा दिया कि हम पिछड़े हुए हैं। ये बात हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भर दी। और अंग्रेज एडवांस्ड हैं, अंग्रेजों की कॉपी करना हमें लगा कि हम अगर वैसा कर रहे हैं तो हम एडवांस्ड हैं। अगर उनके वहां की महिलाएं शर्ट पैंट पहनती थी, हमारे इंडिया में तो कल्चर कभी था ही नहीं। तो हमारे यहाँ आने वाली पीढ़ी को लगने लगा कि ये इंडियंस, हमारे जो घर वाले हैं, पिछड़े हुए हैं, हमें एडवांस्ड बनना है। एडवांस्ड बनने का मतलब, स्कूल में जब तक बच्ची है तो उसके घर में नहीं चलते थे एक जमाने में शर्ट पैंट वगैरह। जैसे ही वो कॉलेज गई, उसको लगा नहीं, अब कल्चर का डिफरेंस है, उसने पहनना स्टार्ट किया। एक दो बार विरोध हुआ, धीरे 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 पेरेंट्स भी 3 साल में मानने लग गए। फिर आसपास की लड़कियों के पेरेंट्स भी मानने लग गए। धीरे धीरे पार्ट ऑफ कल्चर बन गया। आज आप किसी भी गांव में चले जाओ, कोई गांव मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं भी होगा जहां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो कि जीन्स नहीं पहननी लड़कियों को। गांव के पिछड़े से पिछड़े इलाके में भी आज बेटियां अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं। ये सुन के अच्छा लगता है बेटा, ठीक है, हर किसी की मर्जी होनी चाहिए, कपड़ा अपने तन पे जिसको जैसा अच्छा लगे पहने। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि एक चीज होती है कल्चर। हमारे कल्चर का पार्ट जो था भाई, साड़ियां थी या उस तरह के घाघरे थे, हाँ, समय के साथ हम उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते। कारण लाइफ बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है ना। अब उस जमाने में औरतों को सिर्फ घर में सज धज के बैठना था, घर के काम करने थे। आज लड़कियों को स्कूटी पे बैठ के कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जानी है। किसी औरत को अपना पति अगर एक्सपायर हो गया तो सिलेंडर वाले के पास भी जाना है, भरवाने भी है अपना सिलेंडर, अपना जो घर के किराने का सामान है वो भी लाना है, बिजली के बिल के लिए भी काम करना है, बहुत सारे काम है। तो वो औरत वो पुराने वाला घाघरा और दुपट्टा और वो दामन पहन के कहाँ जाए। अगर ध्यान से देखा जाए तो लाइफ सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए ना, अच्छी बात है। जिस चीज में कंफर्ट हो वो पहनना चाहिए, पर एक कल्चर का पार्ट था हमारा इज्जत रखना, है ना, कि पुराने टाइम में भी पहनावा कुछ भी पहनो, लेकिन कम से कम इतनी मर्यादा का ध्यान रखो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे, क्या हुआ राजीव, क्या हुआ, कुछ नहीं, अच्छा। तो मैं भी बात करी थी, हाँ, इतना ध्यान रखो कि भैया कोई भी चीज हमारे कल्चर से बहुत ज्यादा हिले डुले ना। ठीक है, थोड़ा चेंज अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए सब कर सकते हैं, लेकिन उर्फी जावेद जैसा तो कोई ना बने ना। हमारे घर की, तुम्हारे घर की, मेरी कोई जानकार, तुम्हारी कोई जानकार, हम नहीं चाहेंगे ना। तो कल्चर को कुछ हद तक
कैरी ऑन रखा जा सकता है। हाँ, जो लाइफ में दिक्कत दे रही हैं चीज़ें, उनको बदल दो। जैसे एक ज़माना था जब लंबे-लंबे बाल रखती थी औरतें, भैया उतना टाइम था, वो हफ्ते में 1 बार धोती बालों को तो भी चल जाता। आज वर्किंग क्लास है, कोई लेडी सुबह-सुबह उठ के इतने-इतने बाल की घुटनों तक गिर रहे हैं, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। उसका कितना टाइम खाएँगे? तो समय बदला, लाइफ आसान हुई। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना कल्चर की, वो हमेशा कैरी ऑन करनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ा देनी चाहिए। जैसे हम अगर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लें, हम पूजा करते हैं, भई हिंदुओं को अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, हम पूजा करते हैं, तो पूजा करने वाली चीज़ अगर अपनी अगली पीढ़ी तक बढ़ा दें, सुबह उठ के हम हनुमान चालीसा का पाठ सुन लेते हैं, अगर गाना भी ना सीखे कोई बच्चा, सुन लेते हैं। भई एक छोटा बच्चा है 5 साल का, 6 साल का, जब वो सुबह उठता है, साढ़े 6 बजे, 6 बजे जब स्कूल का टाइम होता है, वो 5 साल का बच्चा बहुत हल्की आवाज़ में, अगर उसकी माँ उसके रूम में हनुमान चालीसा चला देती है ना, तो ये धीरे, धीरे, धीरे पार्ट ऑफ मेमोरी बन जाते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, बचपन को जब भी याद करेगा, जब कहीं वो बाहर माँ से अलग भी होगा, कहीं यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा होगा, जैसे ही वो हनुमान चालीसा सुनेगा ना, तो उसको बचपन की वो एक कहीं न कहीं कंडीशनिंग है दिमाग की, वो याद दिलाएगा, यार मैं जब छोटा था मेरी माँ ऐसा करती थी। तो वो चीज़ें ना पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी ऑन होती हैं, ये अच्छी चीज़ है। देखो, क्या किया इन्होंने, अब विदेशी हैं ये, लेकिन ये आपकी बड़ाई कर रहे हैं। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में बना रहा है, एशिया में हम हैं ही, इसकी सोसाइटी बना रहा है। और ये क्या पढ़ रही है सोसाइटी? प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये 1781 गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हेस्टिंग्स ही तो था, 81-84 ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। अब मदरसा है तो समझे, मुसलमानों का, जिसमें फारसी अरबी का अध्ययन, यानी देखो हमारे लिए काम किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से विलियम जोन्स ने, किसकी हेल्प से? हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स हेड था, गवर्नर जनरल, और वॉरेन हेस्टिंग्स इसी आदमी ने कलकत्ता मदरसा अरबी फारसी के लिए। ब्रिटिश रेजिडेंट था कोई जो रहा करता था, जोनाथन डंकन, इंपॉर्टेंट नाम है जोनाथन डंकन। इसने 1791 में वाराणसी में, अब यूपी आ गया ना, हिंदुओं का इलाका, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। आप इस चीज को समझ पा रहे हो? अंग्रेज आपके लिए स्कूल मदरसे कॉलेज खोल रहे हैं, हम इंडियन सब इस तरफ है ही नहीं, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं वो पुराने, या तो गुरुकुल वगैरह, अभी स्कूल कॉलेज इस पे हमने काम नहीं किया, तो ये कर रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई? विलियम जोन्स ने 1784 में। उस टाइम कौन था? हेस्टिंग्स था। फिर दूसरा क्या बनाया? मदरसा, वो भी हेस्टिंग्स के टाइम में। उसमें क्या करते? अरबी फारसी सिखाते। अब तीसरा तुम पढ़ रहे हो वाराणसी, क्योंकि बनारस है, और बनारस की गलियों में आप जाएंगे तो मंदिर ही मंदिर हैं, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो बनारस में किस पे काम होगा? यहाँ अरबी फारसी पे काम नहीं हो सकता, यहाँ काम होगा संस्कृत पर, संस्कृत कॉलेज। तो देखो, बनारस में जहाँ हिंदू ज्यादा है, संस्कृत कॉलेज बना दिया। जहाँ पे कलकत्ता, कलकत्ता तो मिक्स कल्चर था, सब लोग मिक्स थे, तो यहाँ मदरसा बना दिया अरबी फारसी। इसके अलावा ये विलियम जोन्स, इन्होंने भी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और आपके ऊपर पढ़ाई की कि आप क्या थे, आपको खुद होश नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं। 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने, वेलेजली इंपॉर्टेंट नाम है, ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की, असैनिक यानी जो सेना में नहीं थे, कोई मान लो एक एग्जांपल है, आज का टाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, ये सैनिक नहीं है ना, ये असैनिक है, लेकिन सेना में होते तो हैं ही। सेना का कोई ऑर्डर देना है तो वहां शॉर्ट हैंड वाला भी मिलेगा, टाइपिस्ट भी मिलेगा, जो तुरंत से ऑर्डर को अगली जगह फैक्स तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये पूछेंगे कहाँ बना? कलकत्ता में। फोर्ट मतलब किला, फोर्ट विलियम, अंग्रेजों में नाम होता है ना विलियम वगैरह, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बना, वेलेस्ली के टाइम में बना, और अधिकारियों की शिक्षा के लिए, जैसे आज आईएएस आईपीएस के लिए मसूरी में है ना, इस टाइप से एक ट्रेनिंग था, फोर्ट विलियम कॉलेज, जहां उस जमाने के पढ़े लिखे लोग रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। किसने बनवाया? वेलेस्ली। वेलेस्ली ना वो आदमी है जिसने 1799 में टीपू सुल्तान का मर्डर भी किया था, टीपू सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया। देखो 1800, तो 1799 में तो मारा था उनको, 1800। तो इन्होंने क्या किया? विलियम कॉलेज बनाया, फोर्ट विलियम कॉलेज, कहाँ पर? शिक्षा के लिए कलकत्ता में। नेक्स्ट है, इस दौरान अंग्रेज, अब अंग्रेज एक चीज भाप गए, क्या? कि इंडियंस की धर्म में बड़ी आस्था है, ये धर्म के नाम पे कुछ भी कर देते हैं, तो इन्होंने अपने देश से लोग बुलाए कि तुम आ जाओ, अपने धर्म को इनमें फैला दो। अगर हम अपना धर्म फैला पाए, इनके धर्म में जो कमियां हैं उनको गा गा के बड़ी कर दो, और अगर तुमने अपना धर्म फैला दिया, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरा इंडिया ही ईसाई होगा। हर आदमी कोशिश करता है मेरा धर्म आगे बढ़े। तो वहां से क्या हुआ? ईसाई मिशनरी जो एक मिशन पे निकले कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ईसा मसीह की बातों को, जीसस क्राइस्ट की बातों को जन जन तक पहुंचाना है, वहां से निकल लिए। कोई भी आदमी अपना धर्म बदलता है बेटा दुखी होके, या तो प्रेशर में या खुद से दुखी हो। अब औरंगजेब के टाइम में था प्रेशर,
बदलना पड़ता था बहुतों को। लेकिन इस टाइम में ऐसा प्रेशर नहीं था, पर कमियाँ थी। जब किसी धर्म में कमियाँ होती हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान, फिर वो धर्म को छोड़ देते हैं। वो जल्दी बदल सकते हैं धर्म को। तो हिंदू धर्म की कमियों पे इन्होंने काम किया और हमें कहा कि तुम ये गरीब लोगों को खासकर कि तुम हमारे भगवान देखो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे चर्च में आ जाओ, हम आपको जो है ऐसा करेंगे वैसा, जैसे इस तरह के फायदे दिखा दिए। तो बहुत लोगों ने धर्म बदल लिया और आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको लग रहा होगा ये उस जमाने के लोग थे। आज 2024 में भी बहुत लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं कई बार ये देखती हूँ ना, रील्स आ जाती हैं इस तरह की, जैसे देखती रहती हूँ भाई आजकल लोग क्या कर रहे हैं समाज सोसाइटी में। तो कौन से बाबा जी क्या प्रवचन दे रहे हैं, वो बिस्कुट बिस्किट तो आपने सुना ही होगा। तो एक ऐसा भी आता है, वो क्या करते हैं, उनको देख के हंसी भी आती है। वहां पे लोग खड़े होते हैं, उनके वो चेले चपाटे होते हैं, एक जैसे से कपड़े पहने हुए, और वो एक बाबा जी टाइप के होते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले हैं जो, वो उनकी बता रही हूँ मैं, आप भी देख लेना वो। मैं धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ, धर्म सब अच्छे हैं, पर धर्म को पाखंड से कैसे जोड़ा वो मैं बता दूं आपको। इसको आप गूगल इस पे कर लेना, शॉर्ट्स में आ जाती हैं ये। तो वो बाबा जी जो है वो खड़े हुए हैं और एकदम से वो एक एक के सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं, बस हल्का टच करते हैं ऐसे, और एकदम से उनमें करंट आता है, ऐसे नाचने लगते हैं वो गोल गोल घूम के पागलों की तरह। वो ये भी नहीं देखते कि हम कहाँ गिरेंगे, किसी के पैसे मिलते होंगे उनको, ऐसी बढ़िया एक्टिंग करते हैं बेटा वो। मतलब तुम्हें लगा इसमें ये क्या पागलपन आ गया क्या, गोल गोल घूम घूम के चक्कर से पागलों की तरह बिछ जाते हैं वहां। अच्छा, एक तो इतना वाहियात था, कई दिन पहले मैं देख रही थी, उसने क्या किया, चार लोग एक आदमी को पकड़ के लाए, यंग लड़के को, 22-23 साल का, मुझे लग ही रहा था कि वो बुद्धिमान भी नहीं है, 22-23 साल का लड़का। और उसको ऐसे पकड़ के लाया कि उसके हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े, पैरालाइज्ड है वो, और उसका मुंह भी बिल्कुल टेढ़ा हुआ पड़ा, बिल्कुल टेढ़ा ऐसे दिखा रखा था। और जो है कैमरा को, वो बाबा जी साथ साथ करें, कैमरे को फोकस करो, कैमरे को फोकस करो, तो उसका चेहरा दिखाते हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े कर दिए, चार लोगों ने पकड़ रखा है। तो बाबा जी जो है कुछ मंत्र सब फूकते हैं और वो चारों जो है उसको सीधा खड़ा कर देते हैं, और वो सीधा खड़ा हो जाता है। इमेजिन करो, साइंस कहाँ डूब के मर जाए। बाबा जी ने मंत्र बोला और पैरालाइज्ड आदमी सीधा खड़ा हो गया, और सीधा खड़ा होके फिर बोले उसको कि भाग, क्या दौड़, क्या दौड़, क्या दौड़ के, तो वो एकदम से दौड़ने भी लग गया और वो बाबा जी के पास चला गया। तो फिर बस जीसस जीसस, जैसे इसमें मैं गलती बाबा जी की नहीं कहूंगी, बाबा जी तो चालाक है, बाबा जी तो बेवकूफ बना रहे हैं ना जनता का। और वहाँ हजारों लोग खड़े हैं, पाखंड के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, और जीसस जीसस जीसस, कि भाई हमें जीसस ने बचा लिया। क्या साइंस अगर बात करें, इन लोगों ने पढ़ी होगी जो वहां इतनी भीड़ है, अगर ये पढ़े लिखे होते, ये अखबार पढ़े हुए होते, ये थोड़ा सा जानते कि क्राइम किस किस तरीके से होता है, भाई आज की दुनिया में कैसे कैसे फ्रॉड चल रहे हैं, तो आपको लगता है वहां तक जाते। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ 12-12 13-13 साल के लड़के भी खड़े रहते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे भारत का आज से 25 साल बाद क्या भविष्य है। पढ़ाई की जगह पर आपको मुट्ठी भर लोग मिलेंगे, और ऐसे बाबाओं के इन टेंट में गिनती ना कर सके आप सरों की, इतने लोग। और लोग मान रहे हैं कि हाँ, जो बाकी सब लोग हैं वो ऐसी रिएक्शन दे रहे हैं जैसे सच में पैरालाइज्ड आदमी को सीधे खड़े कर दिया और भगा दिया। आप खुद सोचिए, देखो पैरालाइज्ड कब होता है आदमी, जब उसके दिमाग की नसें बॉडी के ऊपर काम ना कर पाए, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस बॉडी जो है, जो माइंड देता है उसको ना समझ पाए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, न्यूरॉन्स से सारा सिस्टम चलता है। उसके आदमी के दो मंत्र गाने से वो न्यूरॉन्स के अपने आप ठीक हो गया, सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो गया, हाथ पैर चलने लगे, खड़ा हो गया, वो आदमी भागने लग गया। कितना इलॉजिकल है, लेकिन क्या करें। और ये 2024 की बात कर रही हूँ बेटा, करोड़ों 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 लोग हैं, आप किस किस को सुधारेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग चलेगा तो ड्यूटी खत्म। आज सच में दोबारा से जरूरत है, दोबारा कि धर्मों को दोबारा से इंसान एक रिवाइव करके देखे कि असलियत के धर्म क्या थे, और दोबारा से समाज में परिवर्तन लाए। ड्रग्स की चपेट में इन बेवकूफ बहुत सारे बाबाओं, बहुत ज्यादा बाबाओं, लगभग बहुत सारे बाबाओं की चपेट में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, जो कितने ज्यादा आंख बंद करके बैठे हैं कि वो ये मान लेते हैं कि एक पैरालाइज्ड आदमी को सिर्फ टच करने से भी ठीक किया जा सकता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि सारे जितने पैरालाइज्ड अस्पताल पैरालाइज्ड लोगों से भरे पड़े हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, अब तो ये रील्स कहीं ना कहीं जाती होंगी, जब मैंने देखी तो सबको देख सकते हैं, तो ये किसी बड़े मंत्री के पास चले जाएं, स्वास्थ्य मंत्री के पास हमारे, और स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा जी हैं, और वो ऐसे आदमियों को बुला ले और इनको पे करके सरकार की तरफ से भैया 10-5 करोड़ रुपए ले, और जितने पैरालाइज्ड हमारे देश में लोग हैं, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने, सोचो करोड़ों लोग हैं भारत में जो पैरालाइज्ड हैं, उनके परिवार वाले कितने दुखी हैं, तो बाबा जी को 10-20 करोड़ सरकार दे दे, हमारे टैक्स के पैसे में से दे दे, और बाबा जी का बस इतना ही तो काम है, टच ही तो करना है सर। उत्तर भारत से लेके लेह लद्दाख से और कन्याकुमारी तक जितने पैरालाइज्ड लोग हैं,
साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएँगे बाबा जी को, पूरे में से निकल जाएँ। ब भावा ये भारत यात्रा बाबा जी भी कर लें, अगर राहुल गांधी कर सकता है तो ये भी कर ले। ऐसे ही फिर नॉर्थ से ईस्ट में घूम जाएँ। हर साल 10, 20, 50, 100 करोड़ भी दे दें, क्योंकि जो लोग पैरालाइज़्ड हैं ना बेटा, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और घरवाले कितने परेशान, कितने दुखी। इसको इमेजिन करो, जिसके पिताजी पैरालाइज़्ड हैं, वो क्या क्या करे वो लड़का? उसकी उम्र 16 साल है, उसको पढ़ने में कैसे मन लगेगा? जिसका पति पैरालाइज़्ड है, किसी की पत्नी पैरालाइज़्ड है, किसी की बेटी पैरालाइज़्ड है, तो बाबा जी को तो बस यूँ ही तो करना है, बाबा जी को कौन-सा मंत्र फूँकने हैं और यूँ करते ही ठीक हो जाएँगे। प्रॉब्लम ये है कि इस अंधभक्ति में, इस पागलपन में सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। सरकार एक्शन बड़ी जल्दी ले लेगी। पढ़ाई पे कोई भी काम कर दो, तो सरकार तुरंत पहुंचेगी। ऐसा कैसे कर दिया, नॉर्म्स नहीं है, आपने ये कैसे कर दिया। सरकार को ये बहुत दिखेगा कि जो कहीं पे स्कूल है, कि जो है स्कूल के आसपास का एरिया कोई इस तरह का कि भैया यहाँ पे कोई गली इधर क्यों नहीं निकलती है, या यहाँ पे स्टेयर्स क्यों नहीं है। सरकार को ये नहीं दिखेगा कि उस स्कूल के प्रेमिसेस, सरकारी स्कूल के प्रेमिसेस के बाहर ड्रग्स भी बिकते हैं। और क्या सरकार की नाक के तले नहीं बिकते? ये सबको सब कुछ पता है बेटा। इंडिया में जो इतने अंधभक्ति चल रही है, क्या ये सरकारों को नहीं पता? पता है। फिर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती? क्योंकि ये सब वोट बैंक हैं। उस एक बाबा जी को सरकार को पैसे दे के खरीदना है, उसके मुंह से ये निकलवाना है कि भैया हम सब जो हैं अपना वोट, जो हमारी बात मानते हैं, हमारे जो भक्त हैं, वो इनको देंगे। जैसे वो जो बैठे हैं ना बेटा, वो तर्क नहीं करेंगे। कारण वो तो इतने बेवकूफ हैं कि वो ये मानते हैं कि बाबा जी टच कर देंगे तो हमारा पैरालाइज्ड जो बॉडी है ये भी ठीक हो जाएगी। तो कितनी ज्यादा जरूरत है ना आज फिर से दोबारा से चीजों को जगाने की। बहुत सारे लोग इस बात को फील नहीं कर रहे। मुझे लगता है शायद 0.01% भी लोग नहीं फील कर रहे हैं। पर बीइंग अ टीचर मुझे लगता है अब समाज पतन की पीक पे जाएगा। अभी नहीं गया है, अब जाएगा पतन की पीक पर। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके साक्षी हम होंगे। ये बदकिस्मती कह लो। जैसे मेरे दादा दादी बहुत अच्छे समय पे चले गए, उन्होंने गंदगी नहीं देखी। लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूं, जब तक हम दादा दादी की एज में होंगे, हो सकता है समाज इतना नीचे गिर जाए कि आदमी को, जो जो पुराने लोग हैं, उनको शर्म आने लगे कि यार हमने कैसा समाज ये देखना पड़ रहा है। और इस सब का कारण कहीं ना कहीं मूल में देखना शिक्षा की कमी निकलेगी। टीचर्स की पर्सनैलिटी वैसी नहीं रही। टीचर्स अगर अच्छे हैं तो कानून ने हाथ बांध दिए। तो ये सब जो पुरानी चीजें पढ़ रहे हो ना, आज ये सब फिर से जरूरत है। तब अंग्रेज कर रहे थे आपके लिए काम, आज कोई नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, अंग्रेज धर्म प्रचारक ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया। ज्यादातर लोग कलकत्ता क्यों जा रहे हैं समझ रहे हो? क्योंकि कलकत्ता एक तो रिच एरिया था, दूसरा कलकत्ता में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का दौर था। कैसे? राजा राम मोहन राय नहीं पढ़ा? उस टाइम पे प्रेस की बातें करते थे, अमीर परिवार थे, पढ़े लिखे, इसीलिए काम करना आसान था। और बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद, आप इमेजिन करो, भारत में बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद इस आदमी ने इन सनों के आसपास कर दिया। बाइबल आज भी आप में से बहुतों ने नहीं पढ़ी, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिशें तो तब से कर रखी हैं कि भारत में भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ मुड़ जाएं। और आज हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई धर्म गलत है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये उस जमाने से काम करने लग गए थे, तो ये समझदार थे ना, शिक्षा से जोड़ रहे थे चीजों को। डेविड हेयर बहुत इंपॉर्टेंट, एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। ये देखो धीरे धीरे अपने काम कर रहे हैं, ये अपने कॉलेज बना रहे हैं, आपके लिए भी काम कर रहे हैं। इन्होंने आपको कहा कि आपकी अरबी फारसी के लिए मदरसा खोल देंगे। एक ने क्या कहा कि हम आपके पुराने इतिहास के ऊपर काम करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना के। तो ये हमारे ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने ईसाई मिशनरियों को कह रहे हैं पैरेलल में अपना काम भी करते रहना। ठीक है, हिंदुओं के काम हम करेंगे, लेकिन अपने भी धर्म को आगे बढ़ाओ, इंडिया बहुत बड़ा है। अब अपने लोगों के नाम देखना, राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन। मैंने आपको इनकी कहानी सुनाई थी पूरी डिटेल में, ये भी सुनाई थी ना, जो इनके बनाए हुए ब्रह्म समाज के हेड बने थे, घूम गए थे, फेमस हो गए थे। राय बहादुर तो बेटा आगे लगती है पदवी। जय नारायण घोषाल, भारतीयों ने देश में जागृति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए। शिक्षित लोगों को बदलना आसान होता है। शिक्षित आदमी समय के साथ बदल भी जाता है। अनपढ़ आदमी ज्यादातर रिजिड होता है कि उसने एक बार बात सुन ली तो सुन ली। लेकिन शिक्षित आदमी, जमाना बदला हम बदलेंगे। अगर आप जमाने के साथ नहीं बदलते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे। ये घर परिवार में भी है, ये रिश्तों में भी है, हर चीज में, समाज में भी है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जैसा समाज था, एक एग्जाम्पल आपसे देती हूँ, जितने लोग जुड़े होंगे लगभग स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट एज के। आप ये देखो 2018 तक ये इंस्टाग्राम, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट्स वीडियोस नहीं चलते ना, रील्स वगैरह नहीं। 2017-18 में जब धीरे धीरे क्रेज बना था फोन का, तो उस टाइम पे यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस बनती थी। जैसे टिकटॉक को हटा दो, उसके अलावा बड़ी वीडियोस को लोग देखते थे नॉलेज के लिए,
कि चलो भाई जैसे ये बाबा रामदेव की वीडियो, ये पीपल का पत्ता है, ये है, ये इस तरह की बातें। आज तुम देखो, बड़ी वीडियोस का चलन नहीं है। कोई कितना ही फेमस बड़ा यूट्यूबर हो, जो इन्फ्लुएंसर हो, मैं टीचर की बात नहीं कर रही, आप उसकी देखना, अगर लंबी वीडियोस है ना तो कम देखी जाएंगी, लेकिन छोटे छोटे शॉर्ट्स बहुत ज्यादा देखे जाएंगे। जो आपकी पीढ़ी है ना, आप लोगों का जो टाइम स्पैन है ना चीजों को देखने का, बहुत शॉर्ट हो गया बेटा। टाइम स्पैन जितना लंबा होता है ना उतना ज्यादा पढ़ा जाता है, इसीलिए आपकी पीढ़ी को किताब पढ़ने में दिक्कत फील होती है। और अगर आप लोग 25-30 के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो बच्चा 10-12 साल का है ना, उसको किताब पढ़ने में मजा नहीं आता, क्योंकि वो जिस जनरेशन में है, उसमें यूं 30 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसी चीजें हैं। उसको कितना कन्वीनियंट लगता है, एक चीज को देखा नहीं चल रही, 1 सेकंड में बदल दी। टीवी में हम लोग पिक्चर देखते थे, एक पिक्चर आती थी संडे को सिर्फ 5:30 बजे, अच्छी नहीं लग रही तो भी बैठे रहो, कुछ तो सीखोगे, क्योंकि सब टीवी देख रहे हैं तो आपको भी देखना था। तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, आज ऑप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ऑप्शंस की दिक्कत यह है कि इसने इंसानों को अच्छा बनाना छोड़ दिया। 30 सेकंड में कोई भी टीचर किसी बच्चे को क्या ही सिखा देगा बेटा, एक रील देख के। जैसे मैं देखती हूँ कई बार, मेरी कई रील्स हैं जो बहुत जल्दी चल जाती हैं, उन रील्स में जो नॉलेज होती है ना, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। एक नोबेल वाली रील चली थी कई दिन पहले, वो मिलियंस में गई। नोबेल के ऊपर मैंने पूरी एक क्लास पढ़ा रखी है यूट्यूब पर, पूरी क्लास, जिसमें उसकी पूरी लाइफ स्केच को बताया, लाइफ हिस्ट्री, क्या था, क्यों वो गिल्ट में रहता था, क्या उसकी परेशानी थी। लेकिन वो उतनी नहीं देखी गई जितनी वो 30 सेकंड की वीडियो देखी गई। कारण, लोगों को कम समय में ज्यादा, कि हम ज्यादा, बस ज्यादा 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 चीजें देख लें। ये ना बेटा नॉलेज से हमेशा दूर रखेगा। नॉलेज हमेशा समय की डिमांड करेगी, वो आज की बात नहीं है। आप सबसे बेहतर सीख सकते हैं किताब से, और किताब 30 सेकंड में पन्ना नहीं पलट सकते, किताब टाइम मांगती है। चलो, आज का लास्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से। राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर जिसने हिंदू कॉलेज के लिए काम किया, सर हाइड ईस्टन, इन्होंने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ये हमारे, ये अंग्रेज, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास, देखो ये लिखा, 1813 में किया, और किया था क्या, झूठे हैं एक नंबर के। बोले 1 लाख खर्च करेंगे, लेकिन 20 साल तक बोले हमें ना करने तो थे खर्च, पर हमें 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चला, किसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। फिर लॉर्ड मैकॉले साहब आए, उन्होंने कहा क्या पढ़ाओ, मैथ साइंस पढ़ाओ, किसे पढ़ाओ, अमीरों को पढ़ाओ, और मीडियम क्या रखो, अंग्रेजी। इसीलिए मैकॉले को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये मैकॉले का दिया हुआ तरीका था पढ़ाने का। ठीक है, चलो कल इस वास्तविक के ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ था ये लास्ट पढ़ा देती हूँ, पेज 5, पेज 6 पढ़ लेंगे फिर कल। 13 के चार्टर एक्ट में साहित्य के पुनरुद्धार उन्नति के लिए, भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान साइंस के आरंभ और उन्नति के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। इस धनराशि को खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। तो क्या धनराशि खर्च कर दी, एक अठन्नी खर्च नहीं की इन्होंने 20 साल तक, और वो बहाने मार दिए। आगे जाके फिर बहानों को आंसर मिला मैकॉले के बाद। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं बेटा। हम्म, हाँ बिल्कुल बेटा, हर चीज जो है ना बेटा, गले की दिक्कत तो ये है ना, अब जैसे तुम लोगों का पेपर भी तो आ गया, अब पुलिस वालों का पेपर है, क्रैश कोर्स हम चाह रहे हैं जल्दी से निपटे ताकि बच्चे अच्छा पेपर कर पाए। गला तो बेटा, अब मुझे पढ़ाते पढ़ाते 20-22 साल हो गए, अब वो कभी बैठता है, कभी उठ जाता है गला, कभी ठीक हो जाता है। कोई नहीं, ये हो जाएगा ठीक बेटा। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।